A very warm good afternoon to all the students. बच्चे, आज के लेक्चर में हम सीड वियाबिलिटी और सीड से रिलेटेड सारे डिफाइंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था और ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसी चैप्टर में से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीड से रिलेटेड हैं, सीड से रिलेटेड हैं, उसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। सो उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो ये पीडीएफ उसी के रिलेटेड है और ये वीडियो भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है। सो कल से हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और आज हम अपना जो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं अपने प्लांट्स के रिलेटेड, वो हम अपने आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड वियाबिलिटी के बारे में। मतलब सीड वियाबिलिटी होता क्या है? ये वो पीरियड है एक सीड का जब तक कि वो एबिलिटी रखता है, जब तक वो एबल है जर्मिनेट होने की। ठीक है, सीड वियाबिलिटी एक ऐसा पीरियड है जब तक आपका सीड एबल है कि वो जर्मिनेट हो सके। ठीक है, उस टाइम के बाद अगर वो टाइम निकल जाए, अगर अपने सीड की अपनी अपनी वियाबिलिटी टाइम होता है, वो उस टाइम तक ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज़िंदा रह सकता है। उस टाइम पे अगर उसको ग्रो कर दिया जाए तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि सीड डॉर्मेंसी, कि सीड कोट कवरिंग हो जाएगी, हार्ड हो जाता है, सीड के मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई है। फेवरेबल कंडीशंस के बाद जो हमारा सीड है वो आगे जर्मिनेट हो जाएगा। और सीड वियाबिलिटी भी यही होता है कि वियाबल सीड्स वो होते हैं जो जर्मिनेट कर सकें, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकें। सो सीड्स की अपनी अपनी टाइमिंग है। जैसे जो ऑक्सैलिस फ्लावरिंग प्लांट है, ये कुछ इसका जो सीड होता है वो कुछ देर के लिए ही वियाबल रह सकता है। फ्यू डेज़ के अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। कुछ सीड्स जो होते हैं वो एक सीज़न तक बियर कर सकते हैं, लाइक बिर्च। जितने भी हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं वो 2 to 5 ईयर्स तक उनके सीड्स वियाबल रहते हैं। इस पीरियड में अगर आप उनको उगाते हैं तो वो ग्रो कर जाएंगे, वो जर्मिनेट कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा अभी तक अगर देखा गया है तो वो आपका लोटस है। लोटस के जितने भी सीड्स हैं वो काफ़ी देर तक वियाबल रहते हैं। नियर अबाउट 1000 ईयर्स तक लोटस के सीड्स वियाबल रहते हैं। ओके, सो सीड का जो होता है कि सीड कितना वियाबल है या नहीं, वो उसके रेस्पिरेशन और जर्मिनेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर वो रेस्पिरेशन, अगर सीड वियाबल है तो वो रेस्पायर करेगा, और रेस्पायरेटिंग सीड क्या करेगा, जो आपका कंपाउंड है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसको पिंक ट्राइफिनाइल फॉर्मेजन में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल है, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप सब, आपको पता होगा। सो ये इस तरह से कर देगा। तो सीड वियाबिलिटी क्या है? एक पीरियड जिसमें अपना सीड अपने आप को जर्मिनेट कर सके। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, ये इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि जो आपके गैमीट्स हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्यूज़ कर सकें और वायबल ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म कर सकें या सीड फॉर्मेशन हो सके। ओके, 2 टाइप्स की हैं ये भी, इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पहले हम पढ़ते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द वियाबल सीड्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज़ टू फ्यूज़ एंड प्रोड्यूस वियाबल ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ की, क्योंकि ये इंटरस्पेसिफिक की बात हो रही है, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे, उनके गैमीट्स जो हैं वियाबल होंगे, बट उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो वियाबल सीड्स प्रोड्यूस कर सकें या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, उनके गैमीट्स फ्यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना सूटेबल अट्रैक्टेंट्स नहीं होंगे, या इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। जैसे ही 2 गैमीट्स फ्यूज़ करने लगते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स की, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है जीन्स की वजह से, या कुछ ऐसे फीचर्स रहेंगे कि रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी।
या इतने सूटेबल अट्रैक्टेंट्स नहीं है कि पॉलन और पिस्टल की इंट्रैक्शन हो सके। सो हमने पढ़ा भी था, ये सब मैटर करता है। आमतौर पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे जाके ही जर्मिनेट मतलब करते हैं और आगे जाके फर्दर प्रोसेस शुरू होता है, बट वो नहीं हो पाएगा इस केस में, ठीक है। सो इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन होने से बचाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती। ये एक नेचुरल बैरियर है जो कि इंटरस्पेसिफिक गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होने देता, तो ये अपनी जेनेटिक इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी और जेनेटिक इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, फ्यूजन नहीं हो पाती दो डिफरेंट गैमीट्स की, हालांकि वो वेयाबल है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? किसी एक इंटरसेक्सुअल प्लांट में जब एक ऐसी इनएबिलिटी आ जाए कि वो वियाबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता सेल्फ पॉलिनेशन होने के, कि अगर एक इंटरसेक्सुअल प्लांट है कि उसमें दोनों तरह के फीचर्स प्रेजेंट हैं, लाइक मेल भी है स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, बट वो इतना कैपेबल नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके, उसके सीड्स वियाबल सीड्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और हालांकि मेल और फीमेल गैमेट्स फंक्शनल हैं बट वो फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। इसको आप सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा नेचुरल बैरियर है जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, ठीक है, और ऐसा हमने देखा है नियर अबाउट 66 फैमिलीज़ जो हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स की, उनमें हमने देखा हुआ है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था हेटेरोस्टाइली कंडीशंस, ठीक है ना। अगर डाई हेटेरोस्टाइली होगी तो वहाँ पे 2 टाइप्स के मेटिंग टाइप्स होंगे, लाइक पिन-आइड एंड थ्रम्बाइड फ्लावर्स, जो कि आपके प्रिम्यूला और जैस्मियम में होता है। लाइक अगर डाई हेटेरोस्टाइली है तो या तो स्टाइल लॉन्ग होगा या एंथर शॉर्ट होगा। आपको मैंने बताया था कि फिर वो नहीं फ्यूज़ कर पाते हैं क्योंकि एंथर और जो स्टिग्मा है वो आपस में सेम साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक जीन होता है और 2 एलील्स उसको कंट्रोल करते हैं। एलील्स क्या होता है? 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ जीन्स। देन ट्राई हेटेरोस्टाइली और ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली, उसमें 3 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक में हो सकता है कि स्टाइल शॉर्ट हो, एक में स्टाइल मीडियम होगा, एक में स्टाइल लॉन्ग होगा और वैसे वैसे ही एंथर होगा, ठीक है ना। सो ये कंडीशंस इस तरह से अराइज करती हैं। इनमें 2 जीन्स होंगे और हर एक जीन्स के 2 एलील्स होंगे, यानी कि 4 एलील्स होंगे। तो ये लाइथीरियम और ऑक्सैलिस में देखा गया है। यही आपकी इनकम्पैटिबिलिटी है कि वो इनकम्पैटिबल नहीं हो पाएंगे। कहीं अगर स्टाइल छोटा होगा एंथर बड़ा होगा, या स्टाइल बड़ा होगा एंथर छोटा होगा, तो वो कैसे अपने आप में कंपैटिबल होंगे? सो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती। ओके, जीन्स भी मैटर करते हैं यहाँ पे। फिजियोलॉजिकल और होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगी? ये भी बहुत सारी टाइप्स की है। ये बेसिकली आपके जीन्स पे डिपेंड करेगी। आपके जो जीन्स हैं मेनली आपके जो एस जीन्स हैं, एस जीन्स पे डिपेंड करती है। एस जीन्स विद मल्टीपल एलील्स, जिनके पास बहुत सारे एलील्स हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ मेटिंग टाइप्स, आपकी जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या फिजियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, ये 2 टाइप्स की हो जाती है। लाइक गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि जीनोटाइप ऑफ पॉलन या मेल गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, ठीक है। सोलानेसी, लिलिएसी फैमिली में देखा गया है ये मेल या पॉलन ग्रेन्स की गैमेटोफिटिक पे डिपेंड है। रिजेक्शन रिएक्शन आपको पता ही हो जाती है, जैसे पॉलन्स और पिस्टल के बीच में इंट्रैक्शन होगी। अगर तो पॉलन्स और पिस्टल की प्रोटीन्स मैच करती हैं, उनके जीन्स ठीक हैं, तो आपस में उनकी इंट्रैक्शन हो जाएगी, वरना रिटार्डेशन हो जाएगी, पॉलन ट्यूब बनेगी नहीं, पॉलन ग्रेन्स फॉल हो जाएंगे, डिटीरियोरेट हो जाएंगे और वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी। तो एलील्स जो होंगे वो जो पॉलन्स में होंगे वो इनकम्पैटिबिलिटी अगर रिएक्शन शो करेंगे तो वो स्टाइल में भी, अगर इफ़ द एलील प्रेजेंट इन द पॉलन शोज इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इफ़ द सेम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टाइल, यस, अगर सेम जीन्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। ओके, दोनों में अगर सेम, लाइक अगर S1 S2 जीन्स हैं और वहाँ पे भी S1 S2 जीन्स हैं, तो वो सेम जीन्स की वजह से नहीं हो पाएगा।
फिर आपकी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। इस इनकम्पैटिबिलिटी ये आपके प्लांट के स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगी जहाँ से आपका पॉलन ग्रेन बना है, ठीक है। सो रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलन ओवर्स अकर्स ओवर स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर ही होगा। जितने भी पॉलन्स हैं प्लांट के उन सब में एक सिमिलर एलील तो होता ही है, ठीक है। ऑल द pollen of a plant having even one similar allele, whether the allele is present or not in the pollen। सभी एक प्लांट है जिसके pollen में कोई ना कोई एक सिमिलर एलील तो प्रेजेंट अगर है, वेदर वो एलील जो है वो pollen में प्रेजेंट है या नहीं है, वो तब भी इनकम्पैटिबल होगा। जैसे pollen है प्लांट S2 and S3, ठीक है, चाहे वो S2 हो चाहे वो S3 हो, वो इनकम्पैटिबल होगा स्टिग्मा, प्लांट्स के स्टिग्मा के ऊपर। हालांकि प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर S1, S2, S2, S3, S2, S4 ये सारे प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पे अगर पॉलन का S2 जाके स्टिग्मा के इतने सारे पॉलन्स पे अगर इंटरेक्ट करेगा, पर क्योंकि वहाँ पे भी S2 प्रेजेंट है और यहाँ पे भी S2 प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ से आपका पॉलन निकल के आया है। स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो आपकी ब्रासिकेसी और एस्ट्रेसी फैमिली में देखी गई है। देन यू हैव अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन तो होती है, ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है, ये एक एसेक्सुअल मेथड है। सीड फॉर्मेशन तो होती है बट फ्यूजन नहीं होती गैमीट्स में, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स एपोमिक्सिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपोमिक्ट, ओके। एपोमिक्सिस जीन्स के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है, ओके। इन एपोमिक्सिस द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, क्लोन्स बनाएंगे, और मेंबर ऑफ क्लोन्स को हम रैमेट्स कहते हैं, ओके। एगैमोस्पर्मी भी इसी का टाइप है। ये वो मोड है एपोमिक्सिस का जहाँ पे सीड्स फॉर्म होते हैं बट वो नेचर में एसेक्सुअल रहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्ट डेवलप हो जाता है गैमेटिक फ्यूजन की वजह से, ठीक है। इससे इट इज़ कॉमनली फॉर्म फ्रॉम ए डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल। कोई डिप्लॉयड, जो आपका डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल होता है वो वहाँ से निकल जाएगा। अगर वो वहाँ से निकलेगा उसको आप कहेंगे एस्पोरी, और अगर वो मेगास्पोर मदर सेल से निकलेगा MMC तो उसे आप कहेंगे डायस्पोरी, ठीक है। सो ये इस तरह से डिपेंड करता है, एस्पोरी एंड डायस्पोरी। देन वी हैव पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा सिंगल गैमीट से, वहाँ पे फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक ही गैमीट से उसी से ही आपका न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, दूसरे गैमीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्यूजन ही नहीं होगी। इन लोअर प्लांट्स बोथ द टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, बट इन हायर प्लांट्स ओनली फीमेल गैमीट शोज दिस फैक्टिबिलिटी। लोअर प्लांट्स में क्या होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पार्थेनोजेनेसिस शो कर सकते हैं, बट हायर प्लांट्स में सिर्फ फीमेल शो करती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्लॉइडी ऑफ द गैमीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। दो टाइप की पार्थेनोजेनेसिस है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। हैप्लॉयड में क्या होगा, एम्ब्रियो सैग और उसका जो एग होगा वो हैप्लॉयड होगा। सो एग ग्रो करेगा ताकि वो हैप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म करे, और वो एम्ब्रियो हायर प्लांट्स में नहीं सर्वाइव करते, लोअर प्लांट्स में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि लोअर प्लांट्स में इन लोअर प्लांट्स द बॉडी इज़ हैप्लॉयड सो दैट हैप्लॉयड एम्ब्रियो हैज़ सर्वाइवल वैल्यू, क्योंकि लोअर प्लांट्स मेनली हैप्लॉयड होते हैं और उनमें सर्वाइवल वैल्यू होती है। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक और एग जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ओके। इट अंडरगोज पार्थेनोजेनेसिस एंड फॉर्म्ड डिप्लॉयड एम्ब्रियो, वहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। डिप्लॉयड एम्ब्रियोजेनेसिस जनरली जो होती है उसमें मियोसिस नहीं हो पाती मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पे, और डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाती है न्यूसेलर सेल से। एप्पल है इसकी एग्जांपल, पोआ है, रूबस है। एप्पल में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करती है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होगा कि पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली आपकी मतलब मियोसिस नहीं हो पाती, मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स नहीं हो पाता उसमें। सो एपोगैमी है इसकी एक और एग्जांपल। एपोगैमी में क्या होता है, इट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, या स्पोरोफाइट बनेगा या आपका एम्ब्रियो बनेगा डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, डायरेक्टली गैमेटोफाइट सेल्स से, ठीक है।
इन हायर प्लांट्स ओनली डिप्लॉयड एगैमो इज सक्सेसफुल। हायर प्लांट्स में जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इसमें डिप्लॉयड एगैमो एपोगैमी इज सक्सेसफुल। तभी जो आपके जितने भी जो गैमेटिक सेल्स होते हैं जो स्पोरोफाइट बनाते हैं वो डिप्लॉयड ही बनता है। लोअर प्लांट्स में हैप्लॉयड बनता है और हैप्लॉयड ही सक्सेसफुल रहता है। पॉलीएम्ब्रियोनी भी इसका एक केस है। इसमें क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी में, ये फिनोमिनन है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। क्या होगा कि सीड के डेवलपमेंट के टाइम एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक है, उससे आप कहेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। मे बी ओव्यूल्स में बहुत सारे एम्ब्रियो सैक हों या कुछ भी तरह का हो जाए, उससे आपके बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे। इसको फर्स्ट टाइम राओ ने फाउंड किया था पॉलीएम्ब्रियोनी में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वांडा प्लांट में, जो कि एपिकल मेरिस्टम की क्लीवेज, सिंगल एम्ब्रियो की एपिकल मेरिस्टम क्लीवेज हुई थी। तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी को फाउंड राओ ने किया था और पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्कवर्ड हुई थी ल्यूवेनहोक में। ल्यूवेनहोक ने इनको डिस्कवर्ड किया था पॉलीएम्ब्रियोनी को। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको सिट्रस फ्रूट में डिस्कवर्ड किया था। सो पॉलीएम्ब्रियोनी भी 3 टाइप्स की है, लाइक सिंपल, क्लीवेज एंड एडेंटिव, कि इनके बारे में है। अगर एक से ज़्यादा एग सेल प्रेजेंट हैं ओव्यूल में, सो उनकी फर्टिलाइजेशन की वजह से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो एक से ज़्यादा एग सेल प्रोड्यूस करेगा या ओव्यूल्स होंगे, सो इसलिए उसको हम कहेंगे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। और कुछ पॉलीएम्ब्रियोनी बनती हैं कि प्रो एम्ब्रियो जो आपका स्प्लिट होने लगता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, और उसके बाद क्या हो जाएगी, प्रो एम्ब्रियो की ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इसका अनदर रीज़न ये भी होता है कि स्प्लिटिंग की वजह से सस्पेंसर सेल की स्प्लिटिंग भी हो जाती है। तो ये कॉनिफर्स स्पाइनस ट्री में मेनली कॉमन है ये। सो और एंजियोस्पर्म्स में, ऑर्किड्स में देखी गई है आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी। और एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये एक फॉर्मेशन है एडिशनल एम्ब्रियोज की, जो कि ओव्यूल के किसी भी पार्ट से हो सकती हैं एग या एम्ब्रियो सैक को छोड़ के, जैसे कि सिनर्गिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, न्यूसैलिस, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, वो फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है सिट्रस, ग्राउंडनट, अनियन, ट्राइलियम। ओके, अब यहाँ पे ऐसे बताया है कि अपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रियोनी की क्या पोटेंशियल्स हैं। तो जो आपके एडेंटिव एम्ब्रियोज हैं, जो कि आपके एम्ब्रियो सैक और एग को छोड़ के वहाँ से जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो फुली वेबल्स होंगे। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो होते हैं वो इन्फेक्शन से फ्री होते हैं और वो क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के। सो अब बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं जो एपोमिक्टिक के थ्रू। ओके, और वो अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हाई यील्ड, हाइब्रिड विगर, इन सबको मतलब दर्शाती हैं। हाइब्रिड वेराइटीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्रूट की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बिना, कि वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, सो फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई है। इन सम केसेस द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। एक पॉलिनेशन का स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है अगर किसी केस में, तो उसे आप कहेंगे स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। इन अदर्स पार्थिनोकार्पी अकर्स इन अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स। बाकी में क्या होता है कि पार्थिनोकार्पी जो है वो अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स में होती है, उससे आप वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जितने भी आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं वो जनरली सीडलेस होते हैं, लाइक बनाना। और पर आजकल क्या है कि टेक्निकली फ्रूट्स हैविंग सीड्स विद एन एसेक्सुअल एम्ब्रियो और आल्सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। आजकल ऐसे विदाउट फ्यूजन सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि फ्यूज़ होके नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उस टाइप के भी फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो टेक्निकली तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका एम्ब्रियो है वो भी एसेक्सुअल है। तो ये सभी आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी 3 टाइप्स के हैं, लाइक जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, जो कि जेनेटिक ऑल्ट्रेशन की वजह से होती है, म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है।
इसे आप नेचुरल पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं। मीन्स कि कुछ ऐसे जीन्स हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी नेचर में कि सीड्स नहीं बनेंगे। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट तो बनेगा पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। लाइक बनाना, पाइनएप्पल, कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं एप्पल की। ठीक है। ग्रेप्स। इन्वायरमेंटल पार्थिनोकार्पी में क्या होगा कि लो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एंड फॉग की वजह से क्या होगा कि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। तो जैसे ऑलिव, कैप्सिकम, टमाटो। ठीक है। और कुछ केमिकली भी इंट्यूस की जाती हैं। लाइक अगर आप ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स का वहाँ पे स्प्रे कर दें या पेस्ट बना के कर दें उनकी कंसनट्रेशन के हिसाब से, तो उनमें भी पार्थिनोकार्पी मतलब इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स में इंट्यूस कर सकते हैं। लाइक वाइटिस, टमाटो, क्यूकरबिट्स, ये इस तरह से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। यस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, तो सीडलेस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहाँ पे सीड्स नहीं होंगे। सो कई बार हम खाते हैं फ्रूट्स तो हमें इरिटेशन होती है सीड्स की। सो यू कैन डोंट स्पिट योर सीड्स को, ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स इनसाइड ग्रीन हाउसेज। आप इनको ग्रीन हाउसेज में भी कर सकते हैं। मतलब नेचुरल पॉलिनेटर्स नहीं है प्रेजेंट तो कोई बात नहीं, आप इनको अपने ग्रीन हाउसेज में कहीं ऐसी जगह में भी कर सकते हैं जहाँ पॉलिनेटर्स नहीं अवेलेबल हैं। ये बहुत जल्दी फ्रूट बन के तैयार होता है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग है। वो अलग बात है कि हाउएवर पार्थिनोकार्पी हैज़ नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट्स के केस में इनको कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये यूजलेस है फ्रूट्स में जहाँ पे सीड्स ना बने, क्योंकि अगर सीड्स ही नहीं बनेंगे तो आगे रेस कैसे कंटिन्यू होगी और रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होगा और कैसे बनेंगे। सो इस केस में क्या है कि जितने भी प्लांट्स के इसमें कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है प्लांट्स की, और किसी केस में यूजलेस भी है जहाँ पे सीड्स या सीड्स के पार्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक पोमेग्रेनेट। ओके, अनार जो हम खाते हैं। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, लाइक पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या फ़र्क है। लाइक पार्थिनोजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है या न्यू इंडिविजुअल है एक सिंगल गैमीट से, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता पार्थिनोजेनेसिस में। और पार्थिनोकार्पी क्या है, ये सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन है। इसमें फ्रूट्स जो होंगे वो सीडलेस मतलब प्रोड्यूस्ड होंगे। इट कैन टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकती है क्योंकि एक ही गैमीट से आगे न्यू इंडिविजुअल तैयार हुआ है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इट कैन टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, बट पार्थिनोकार्पी क्योंकि सीडलेस फ्रूट्स की है तो सो इसमें कोई रिप्रोडक्शन का रोल नहीं रहता। पार्थिनोजेनेसिस बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल गैमीट जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है दूसरे सेकंड गैमीट की एब्सेंस में। और पार्थिनोकार्पी जो है उसकी बायोलॉजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इकोनॉमिकली ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो पार्थिनोजेनेसिस है उससे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं। पार्थिनोकार्पी ऐसे कोई प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करती। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट से हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक हमने इसके बारे में किया हुआ है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ें, समझें, स्टडी करें कि क्या क्या इनका फ़र्क है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है ना, वो आपको ये सब पूछ सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो कल अपने लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, स्टडी